ऑब्वियस स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अल्ट्रा वायलेट इन विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम पहले देख चुके हैं कि जी ये इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो होमो ऑर्बिटल से ल्यूमो ऑर्बिटल में शिफ्ट होते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं वो उन ट्रांजिशन की कुछ अलाउड ट्रांजिशन है और कुछ नॉट अलाउड ट्रांजिशन है। तो जो अलाउड ट्रांजिशन हैं वो क्यों हैं? क्योंकि उनकी सिमिट्री अगर अलाउड करती है तो फिर वो उसमें ट्रांजिट कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट ऑर्बिटल है, जैसे कि सिग्मा है, पाई है, एन नॉन बॉन्डिंग है, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पाई स्टार है और सिग्मा स्टार है। तो इन केस ऑफ सिंगल बॉन्ड देयर इज ओनली sigma and sigma star. So there is no pi star. So this is very high energetic. ये इतनी फेवर्ड नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, तो इनका सिग्नल भी वेरी वीक होगा। जबकि इनमें कुछ नॉन जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि जो लोन पेयर टाइप है, अगर ये प्रेजेंट है तो ये नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन दे सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फेवर्ड है। और हमने इसके अलावा ये पहले डिस्कस कर चुके थे कि हमें यानी कि ये पता लगेगा इस यूवी में कि सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है सिर्फ मॉलिक्यूल में, या लोन पेयर वाले एटम्स भी अवेलेबल हैं या ग्रुप प्रेजेंट है, और क्या डबल बॉन्ड मौजूद है, और क्या कॉन्जुगेशन है, यानी कि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद है। तो हमें ये क्वालिटेटिव एनालिसिस इससे पता चल सकता है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने कहा कि भी हमें इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्बेंस से पता चलता है, यानी कि दो चीजें के एक पोजीशन, ये हमारे लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस है, और एक इसकी इंटेंसिटी, ये हमें पता चलता है कि कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। तो अगर हमारा सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो तभी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, या अगर उसमें बहुत ज्यादा एब्जॉर्बेंस हो रही है, हाई एब्जॉर्बेंस है, तो भी उसमें मोलर एब्जॉर्बिविटी उसकी हाई होगी। ये हम डिस्कस कर चुके थे, और हमने ये देखा था कि अकॉर्डिंग टू लियस नंबर लॉ जो एब्जॉर्बेंस है दैट इज एप्सिलॉन ई सी, एप्सिलॉन सी एल। सी इज द कंसंट्रेशन एंड एल इज द लेंथ ऑफ द सेल। हम ये डिस्कस कंप्लीट कर चुके थे, और मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी कि आपने सॉल्वेंट का इफेक्ट एब्जॉर्प्शन पे क्या है, ये आपने इसको एज असाइनमेंट करना है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम आपको एक्सप्लेन की थी कि एक्स एक्सिस पे लैम्डा है कि किस देखिए, और वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस है। अब यानी कि 400 के नीचे जैसे या तो कोई इतनी खास एब्जॉर्बेंस नहीं है, लेकिन आफ्टर 300 380 के देखें वापस बढ़ती गई, और ये पॉइंट आया जो कि तकरीबन 330 के राउंड अबाउट था, जहाँ पे एब्जॉर्बेंस जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है जी। तो ये एब्जॉर्बेंस एप्सिलॉन लॉग एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत हाई होती है तो हम इसको लॉग में ले लेते हैं ताकि वैल्यूज शॉर्ट हो। और इसके बाद वी हैव डिस्कस दी इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि ये विजिबल सोर्स है और ये अल्ट्रा वायलेट सोर्स है, ये क्रोमेटर मोनोक्रोमेटर जो है ये इसको एक लाइट को यानी कि एक वेवलेंथ को एट ए टाइम आगे ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटर उसको एक लाइट को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, तो बीम स्प्लिटर क्या करता है, किसी बीम ऑफ लाइट को दो में स्प्लिट कर देता है, वन पास थ्रू द रेफरेंस सेल एंड अदर पास थ्रू द सैंपल सेल। और फिर ये ऑप्टिकल चॉपर इसको इन दोनों बीम को इकट्ठा करके विद द सेम यानी कि टाइम को बीच में से निकाल देता है, और इन दोनों का यानी कि लेंथ सेम होनी चाहिए पासिंग की, और टाइम सेम होना चाहिए। तो फिर थ्रू डिटेक्टर एम्पलीफायर जो है वो उन सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, बढ़ा देता है, और रिकॉर्डर हमें वो एग्जांपल वो दिखाते हैं। ठीक है जी, ये हम डिस्कस किया था इससे पहले। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन दी सैंपल हैंडलिंग, कि जी इसमें सैंपल को वेरी डाइल्यूट होना चाहिए ताकि, और फिर हमें यूज करना चाहिए क्वार्ट्ज सेल को, ताकि जो है क्वार्ट्ज सेल जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हमारे हमने कहा कि हम प्लास्टिक से भी यूज कर सकते हैं। तो
स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बिंग सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। कि सॉल्वेंट के हमने जैसे देखा था कि जी ये रेंज है वाटर की, एसीटोनाइट्राइल की, तो ये रेंज हमें मद्देनजर रखनी चाहिए वाइल आवर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो दिस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। तो हमारा जो अब का टॉपिक है दैट इज द क्रोमोफोर। White light is the combination of various light radiation, all colored, ranging in wavelength from 400 nanometer to 800 nanometer. तो जो हमारी जो UV visible light है that is from 400 to 800 nanometer. And some compound when placed in the path of white light appeared color to human eye because they absorbed some colors from the white light and transmitting the remaining colors. जी हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके थे एक दफा क्लास में कि एक्चुअली कलर कोई चीज नहीं होते। ये जो कलर्स हमें नजर आते हैं ये कलर्स हमें इसलिए नजर आते हैं कि जब कोई भी चीज कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले और कुछ वेवलेंथ को एमिट करे तो वो हमें फिर कलर्ड वो लग रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ द कंपाउंड एब्जॉर्ब ब्लू रेडिएशन यानी कि 435 से 480 नैनोमीटर के दरमियान अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है इट विल ट्रांसमिट येलो रेडिएशन। तो वो हमें क्या नजर आएगा, वो हमें येलो नजर आएगा अगर वो ब्लू रेंज में एब्जॉर्ब कर रहा है। Hence the compound will appear yellow to human eye. The transmitted or reflected color is called complementary color of the absorbed color. तो अभी जो येलो है ये complementary color है ब्लू कलर का in the visible region, whereas the black substance absorbs all the color in the visible range. The visible range of the electromagnetic spectrum can be divided into smaller regions, जैसे कि ये एक रीजन है। मिसाल के तौर पे देखें हमने इसको 400 टू 800 जो है वो क्या है विजिबल रेंज है। तो 400 टू 435 तक वायलेट का रेंज है, लेकिन अगर इस रेंज में वो अब्जॉर्ब करेगा तो हमें जो कलर नजर आएगा दैट विल बी येलो ग्रीन। इसी तरीके से अगर वो 435 टू 480 तक एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ब्लू रेंज है और हमें नजर आएगा येलो। सिमिलरली अगर वो 650 टू 800 तक रेड रीजन में अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो इट विल अपीयर एज ब्लू ग्रीन टू अस। So thus a compound looks colored because it has absorbed certain electromagnetic radiation from the visible region, and any structural feature present in a molecule that is responsible for the absorption of electromagnetic radiation and hence for imparting color to a compound is known as chromophore. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी क्रोमोफोर क्या है। क्रोमोफोर वो ग्रुप है जो कि रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड इज अ क्रोमोफोर क्योंकि उसकी वजह से उस कंपाउंड की कुछ रेडिएशन होगी। The term chromophore, which was originally applied to the system responsible for imparting color to a compound, has been extended to describe any structural feature that leads to absorption of electromagnetic radiation. इनके कोई भी स्ट्रक्चरल फीचर है वो डबल बॉन्ड हो सकता है, वो जो है कंजुगेटेड सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो सकती है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, या वो लोन पेयर कैरिंग सब्सटेंस हो सकता है ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसे। तो कोई भी स्ट्रक्चरल फीचर जो है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूवी विजिबल रेंज की यानी कि 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक की अगर रेंज जो है वो एब्जॉर्ब होती है, देन दैट ग्रुप दैट एटम दैट bond is called the chromophore. Whether a color is thereby produced or not, बेशक कलर प्रोड्यूस हो या ना हो लेकिन एब्जॉर्प्शन हो जाए। Thus the carbonyl group, for example in acetone, is a chromophore because it absorbs UV region at 280 nanometer, even though it does not impart color to the compound. एसीटोन का कलर नहीं होता लेकिन फिर भी क्योंकि ये 280 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है, so this is the chromophore. Next, the saturated hydrocarbon contains only sigma electron and involves only sigma to sigma transition, which requires an energy available only in the vacuum UV region. अब वैक्यूम यूवी रीजन होगा तो फिर इतनी एनर्जी है यानी कि वो 200 नैनोमीटर से कम जाएगा। यहाँ पे हमने पहले देखा कि जी ऑक्सीजन इंटरफेयर करती है
200 नैनोमीटर से कम। तो प्रैक्टिकली जो हमारे आम जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन therefore transparent so no absorption in UV visible range and thus can be used as solvent for spectral reading throughout the series। यानी कि 200 से 800 नैनोमीटर तक के हम उन तमाम हाइड्रोकार्बन को एज ए जो है सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो 200 से 800 नैनोमीटर की रेंज में एब्जॉर्ब नहीं करती। Saturated compounds containing heteroatoms such as oxygen, nitrogen, and halogens possess non-bonding electron in addition to sigma electron, thus involving n2 sigma star। यानी कि अगर OH ग्रुप वाले हैं, NH नाइट्रोजन वाले हैं, ठीक है, जिनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, उनकी एब्जॉर्प्शन ड्यू टू n2 सिग्मा स्टार होगी, ठीक है। और सिग्मा टू सिग्मा स्टार के अलावा, लेकिन सिग्मा टू सिग्मा क्योंकि हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन एन टू सिग्मा स्टार हम देख सकते हैं। Although the energy required for n to sigma star transition is less than majority of the compound involving n to sigma star transition still show no absorption। तो n to sigma star वाले भी absorption show नहीं करते normally। All compounds having chromophoric groups in their molecule generally contain pi electron। जी, तो बहुत ज्यादा जो ट्रांजिशन होती है नॉर्मली दैट इज ड्यू टू दी पाई इलेक्ट्रॉन एंड मैनी ऑफ देम आल्सो कंटेन नॉन बॉन्डिंग। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें पाई भी हो और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हो, वो सबसे ज्यादा यूवी एब्जॉर्बेंस शो करते हैं, क्योंकि उनमें जो ग्रुप कंटेनिंग पाई भी है, तो डेफिनेटली पाई स्टार भी है और एन भी है, तो उनमें एन टू सिग्मा स्टार जो कि शो नहीं होती, पाई टू पाई स्टार ये विजिबल यूवी विजिबल रेंज में आती है, एंड एन टू पाई स्टार ये भी यूवी विजिबल रेंज में आती है। सिग्मा अब ये जो यानी कि कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड भी है और एन इलेक्ट्रॉन भी है, उनमें एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार और सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है, बट सिग्मा टू सिग्मा स्टार इज नॉट अलाउड ट्रांजिशन, ये हमें शो नहीं होती। इसी तरीके से एन टू सिग्मा स्टार ये भी हमें नॉर्मली शो नहीं होती। तो हम जिनको रिकॉर्ड कर सकते हैं विजिबल में, दे आर पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार, ठीक है। तो देखेंगे थाइलीन 171 पे लैम्डा मैक्स है इसका ड्यू टू पाई टू पाई स्टार। सी ट्रिपल बॉन्ड सी इसका 173 पे लैम्डा मैक्स है ड्यू टू पाई टू पाई स्टार। और इस तरीके से देखिए बेंजीन का पाई टू पाई स्टार की वजह से 254 पे लैम्डा मैक्स है और एब्जॉर्बिटी 230 पे इसकी मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टोरीज हैं ड्यू टू द क्रोमोफोर। जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि जैसे ही हम वेवलेंथ, मिसाल के तौर पे हम 800 से 200 तक हम जाएंगे, एक एक करके हम पहले 800 से 799, 798, 797, इस तरीके से ये 200 तक अगर हमारा जो सोर्स है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो देखें यहाँ से ऐसे स्वीप हो रहा है, तो थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन हुई, फिर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, तो यहाँ पे लैम्डा मैक्स है, ठीक है। तो ये लैम्डा मैक्स यहाँ पे इसकी एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम आ जाएगी एप्सिलॉन मैक्स, और यहाँ पे ये इसकी लैम्डा आ जाएगी कि जिस लैम्डा पे ये उस क्रोमोफोर की वजह से इसने मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया है। So the spectrum of compounds that contain more than one chromophore usually corresponds to the sum of expected spectra। अब देखें अगर एक से ज्यादा क्रोमोफोर मौजूद है तो अब क्या होगा कि जो स्पेक्ट्रा आपके पास आएगा वो उन दोनों के सम की वजह से आएगा। अगर 4 क्रोमोफोर है तो उन चारों के सम की वजह से आएगा, ठीक है, एब्जॉर्बेंस। If the chromophore are separated by at least two single bonds, they behave independently। हाँ, अगर दो सिग्मा बॉन्ड दरमियान में है तो फिर वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे, उनकी अलग अलग दो पीक्स होंगी, लेकिन अगर वो जो है ओवरलैप कर रहे हैं तो सब क्रोमोफोर्स का वो एक से ज्यादा क्रोमोफोर्स की एक ही पीक आ रही होगी, और वो पीक उन इंडिविजुअल क्रोमोफोर्स की जो पीक का सम होगा। If two chromophores in the same molecule are identical, a single absorption band will observe the with an absorption that is approximately twice of that।
यानी कि वो ट्वाइस हो जाएगी उस सिंगल क्रोमोफोर से। यानी कि ये जो फैक्टर है ये क्या करता है, एक दूसरे को एनहांस करता है, ऑगमेंट करता है, ओवर ड्यू टू, बढ़ा देता है जिसे हम कहते हैं। The wavelength of maximum absorption for a compound uh, depend not only on the nature of chromophore in the molecule but also on the environment of chromophore। ये क्रोमोफोर पे भी डिपेंड करता है और एनवायरमेंट ऑफ क्रोमोफोर पे भी डिपेंड करता है। There are certain functional groups such as hydroxyl group, NH2, SH, halogen ether, which are not chromophore by themselves, जो खुद क्रोमोफोर नहीं है, आई दे डू नॉट शो एब्जॉर्प्शन अबव 200 नैनोमीटर। ये अब सिर्फ ओ एच 200 से अबव नहीं शो करेगा, बट व्हेन अटैच टू अ क्रोमोफोर दे कैन कॉज द एब्जॉर्प्शन ऑफ क्रोमोफोर टू शिफ्ट टू अ लॉन्गर वेवलेंथ, यूजुअली accompanied by an increased intensity। यानी कि अगर इंक्रीज इंटेंसिटी हो जाए टूवर्ड द लॉन्गर वेवलेंथ, अगर वो शिफ्ट कर दें तो उनको हम कहते हैं कि ऑक्सोक्रोम। ठीक है, जो यानी कि किसी भी कंपाउंड में अगर ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दे देन इट विल बी दी ऑक्सोक्रोम, और अगर वो कम कर दे तो वो हिप्सोक्रोम होगा। All the oxochrome group contain non-bonding electron which they share with the chromophore to extend conjugation। अच्छा, conjugation थी, उसकी कोई एक रेंज थी। अब जैसे ही OH आगे लग गया, मिसाल के तौर पे OH ने अपने इलेक्ट्रॉन भी उस में डोनेट कर दिए उस कंजुगेशन में। अब क्या होगा, वो लॉन्गर वेवलेंथ में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि मतलब अगर वो पहले 400 पे एब्जॉर्ब कर रहा था, अब वो हो सकता है 420 पे एब्जॉर्ब करे, 500 पे एब्जॉर्ब। तो जो फंक्शनल ग्रुप उनको बढ़ा दें उसको हम कहते हैं जी ऑक्सोक्रोम। For example, the conjugation of ethyl unique double bond with non-bonding electron of oxygen in methyl vinyl ether। अब ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के लोन पेयर भी मौजूद है, तो पाई टू पाई स्टार अब्जॉर्बेंस जो है वो इसकी 190 नैनोमीटर से शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है जी, 190 नैनोमीटर तक शिफ्ट हो जाएगी। Similarly, the conjugation of lone pair of electron and nitrogen atom minor group when substituted on benzene shift the wavelength of maximum absorption of benzene from 254 to 280। यानी कि देखिए 254 से 280, अब क्योंकि बढ़ गई है ना, 254 से 280 पे नैनोमीटर बढ़ गई है, ज्यादा लॉन्गर वेवलेंथ में चला गया, तो ये क्या है जी, ये है ऑक्सोक्रोम। So a shift of an absorption maximum to a longer wavelength का redshift। अच्छा, ये जो 800 नैनोमीटर है, ये रेड कलर होता है ना, तो अगर 800 नैनोमीटर तक जा रही है यानी कि बढ़ रही है, बढ़ने की तरफ, तो हम उसको रेड शिफ्ट भी कहते हैं या बैथोक्रोमिक इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अ शिफ्ट टू द शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि अगर कम कर दे, मतलब 250 से कम करके 240 पे ले जाए, तो उसको हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं, क्योंकि 400 नैनोमीटर ब्लू कलर को कहते हैं ना, तो उसको हम ब्लू शिफ्ट भी कहेंगे अगर कम हो जाए, या हम उसको कहेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो आज हमने ये डिस्कस किया है बड़ी डिटेल में, ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर, ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, एंड वी विल डिस्कस the other thing in our next class। Thank you। If you have any question, that is more than welcome।